रंजन सिन्हा। नमस्कार दोस्तों, सभी भारतीयों को भारत वंशी प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा, पथ प्रदर्शक, वैश्विक नवाचार, शांति और सखत विश्वास के तरफ से नमस्कार, प्रणाम और आदाब। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे देश में एक संविधान है। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे देश में एक संविधान है और उसमें बहुत से अधिकार हमें दिए हैं। उसने बहुत से अधिकार हमें दिए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारा संविधान और उसके प्रारूप क्या हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकता है अगर हम इसे अपने जीवन में अंगीकृत कर लें तो चलते हैं और जानते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान के बारे में जानते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था और उसकी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रथम वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर 26 नवंबर 1949 जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए भारतीय सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन के याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूची थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचनाएं कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय हैं।
संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं, जिसे राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मंत्रिपरिषद समूह के रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य के कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य के मंत्रिपरिषद से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। संविधान की 7वीं अनुसूची में सांसद तथा राज्य विधायकों के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अभिष्ट शक्तियां संसद में विहित है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासित भूभाग को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। तथा इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में लिखा गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 में लिखा गया है। भाग 4A मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में लिखा गया है। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 में लिखा गया है। 52 से 151 अनुच्छेद में भाग 5 के संघ के बारे में बात की गई है। भाग 6 राज्य के बारे में बात किया है, जो अनुच्छेद 152 से 237 में है। भाग 7 संविधान, 7वां संशोधन जब हुआ था, अधिनियम संविधान का 7वां संशोधन 1956 द्वारा निर्धारित अनुच्छेद 238 में लिखा गया है। भाग 8 संघ राज्य, जो अनुच्छेद 339 से 239 से 242 में लिखा गया है। भाग 9 पंचायत, जो अनुच्छेद 343 से 240 में लिखा गया है। भाग 9A नगरपालिका, जो 43 से 43 में लिखा गया है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुच्छेद 244 से 244A में लिखा गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में डिस्कस की गई है, लिखे गए हैं। अनुच्छेद 245 से 263 में लिखा गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात, अनुच्छेद
264 से 300 ए में लिखी गई है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन अनुच्छेद 301 और 307 में लिखा गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में लिखी गई है, जो अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक है। भाग 14 ए अधिकरण अनुच्छेद 323 ए 323 बी तक लिखी गई है, और भाग 15 जो निर्वाचन है उसके लिए अनुच्छेद बनी है 324 से लेके 329 ए। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330 से लेके 342 में लिखे गए हैं। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 में लिखे गए हैं। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक लिखे गए हैं। भाग 19 प्रकरण अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में लिखे गए हैं। भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद। भाग 21 अस्थायी संक्रमणी और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक लिखी गई है। और भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रौद्योगिक पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 में लिखी गई। अगर हम भारतीय संविधान की इतिहास की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीतियों की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की थी। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की थी। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संविधान बनाने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इनके बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम के लिए गए थे। जहां तक बात भारतीय संविधान की संरचना की है, तो ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान में उद्देशिका 470 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुकलन जिसको अपेंडिक्स कहते हैं और 105 संशोधन साथ में है। 470 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुकलन अपेंडिक्स, 105 संशोधन और अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं। अब तक 127
संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 144वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा सम्मिलित किया गया। रही बात है कि इस अनुसूची में पहली अनुसूची जो थी अनुच्छेद 1 से लेकर 4, जो ये बताती है कि राज्य तथा संघ राज क्षेत्र का वर्णन क्या है, उसका स्वरूप क्या है। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 53(3), 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 तथा 221 मुख्य पदाधिकारी के वेतन भत्ते के बारे में बात है, जिसमें भाग को राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में बात है। भाग ख लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के वेतन भत्ते की बात है। भाग ग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात है। और भाग ख भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के वेतन भत्ते की बात है। जहां तक तीसरी अनुसूची की बात है, अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के स्वरूप दिए हैं। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4A 82 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज के क्षेत्र से है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244A अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित उपबंध उसमें लिखे गई है। पांचवी अनुसूची थी अनुच्छेद 244A अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2), 275(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची के बारे में प्रमाण है। तो सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची के बारे में डिस्कस है, लिखित है। और आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344A 351 भाषाएं 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं सूची में अनुच्छेद जो 344A 351 है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है।
9वीं अनुच्छेद 31 ख कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमानकरण पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। रही बात है 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 2 191 2 दल परिवर्तन संबंधी उपवन तथा परिवर्तन के आधार पर 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 2 191 2 दल परिवर्तन संबंधी उपवन तथा परिवर्तन के आधार पर 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 6 पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो 1992 में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघातात्मक संविधान माना है। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघातात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको छंद संघात्मक संविधान कहते हैं। हालांकि पूर्वी संविधान वेता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। जहां तक संप्रभुता का सवाल है, संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है समाजवादी। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए हैं। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है। भारत ने एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानून जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया, पर दुर्भाग्य से आज भी ये एक
विचारणीय प्रश्न है। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करती है। भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है और ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों को समान करता है तथा एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिक, चाहे उनकी पंथी मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी या अर्ध सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पंथिक अनुदेश लागू नहीं होता। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी जगह से मत देने की स्वतंत्रता है। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी जगह से मत देने की स्वतंत्रता है। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूह और अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का विधेयक लंबित है। यह पास होना है, अभी तक पास हुई नहीं। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा यह अभी निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन का परित्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या परित्याग करने के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। शक्ति विभाजन भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। शक्ति विभाजन भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती, वो संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है। राज्य की शक्तियां केंद्रीय और राज्य सरकार में विभाजित होती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वो संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है। संविधान की सर्वोच्चता इस बात से निर्धारित होती है कि संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकार को समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजन करने वाले अनुच्छेद हैं और वो अनुच्छेद हमारे लिए निश्चित किए गए हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद हैं जो दिए गए हैं, जो हमारे लिए हैं, जो इसे हैं अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 और 241। अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241। भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध। अनुच्छेद 7 के अंतर कोई भी सूची, राज्यों के सांसद में प्रतिनिधित्व, संविधान में संशोधन की शक्ति। अनुच्छेद 368, इन सभी अनुच्छेदों में सांसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती है, उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यह अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः
संघ में लिखित संविधान आवश्यक होगा। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ यह है कि संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ संविधान में यह है कि संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालयों की आधिकारिकता, जस्टिस, न्यायालयों की आधिकारिकता, इसका अर्थ यह है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या होते हुए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता, इसका अर्थ है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। विधि द्वारा स्थापित न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। विधि द्वारा स्थापित न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्यानकर्ता होंगे। भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये 5 शर्तें किसी संविधान के संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये 5 लक्षण संविधान में मौजूद हैं, अतः संघात्मक हैं, परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी है। भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषता भी हैं, जिसमें कुछ विभेदकारी विशेषता जो हैं उसमें यह है कि यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है। यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान केंद्र और राज्य दोनों पे लागू होता है। भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध हैं। 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्य पर पूर्ण संभोग हो जाता है। राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र सभी भी परिवर्तित कर सकता है। राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यों के सहमति से। जो अनुच्छेद 3 अर्थात राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है। केंद्र संघ को पुनः निर्मित कर सकता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। संघीय सरकार, संघीय राज्य सूची, राज्य और समवर्ती सूची, समवर्ती। इनके विषयों का विवरण केंद्र के पक्ष में ही है। संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है 6.2 जो बात करता है इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है। 6.3 राज्य सूची के विषय पर कम महत्वपूर्ण है। 5 विशेष परिस्थितियां में राज्य सूची पर सांसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते। क ए अनुच्छेद 249 राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित हेतु यह आवश्यक है कि 2/3 बहुमत से, किंतु यह बंधन मात्र 1 वर्ष हेतु ही लागू होता है। क 2 अनुच्छेद 250 राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। क 3 अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों की विधायिका 2 या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है। 2 या अधिक राज्यों की विधायिका
प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पे। कॉफोर्ड अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए सांसद राष्ट्र सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। क5 अनुच्छेद 356 जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस स्थिति में सांसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है। 7वां अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से होती है। राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा पे होती है। इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है। प्रशासनिक निर्देश जो अनुच्छेद 256 और 257 है। केंद्र राज्यों को राज्यों के संचार व्यवस्था किस प्रकार का लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं। राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इस दिशाओं का पालन ना करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र के अधीन है, जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं। राज्य सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात, IAS की बात। एकीकृत नगरपालिका 12 में राज्यों के कार्यपालक शक्तियां संघीय कार्यपालिका शक्ति पर प्रभाव नहीं हो सकती। 42वें संशोधन से पूर्व भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उसके पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षा, उद्देश्य, उनका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषित करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और इसी कारण हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद विवाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संविधान को सर्वोपरि माना, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब समझ लीजिए, संविधान पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि जो संविधान लिखा है वही सर्वोपरि है जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होता है। संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़
संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एकद द्वारा संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मप्रतित किए हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना की अमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी प्रस्तावना के अमुख को भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्ताव को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। राजनीतिक कुंडली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान सभा 3B, संविधान भाग 3 और 4, नीति निर्देशक तत्व भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए। ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणी राज्य की स्थापना करना है। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में भेद बताया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को महत्व को समझाया भी गया है। भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जहां बताओ ना, यानी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए हैं। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए तथा संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में रखे गए। वर्तमान में ये 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 51 मूल कर्तव्य भारत में प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि 51 जो मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे
तथा प्राणी मास से प्रतिद्वंद्वी रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता हैं या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। रही बात है संशोधन की, तो भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। संशोधन की भी चर्चा की गई है संविधान में, जिसमें यह भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन की प्रस्तावना की शुरुआत संसद में होती है। एक संशोधन की प्रस्तावना की शुरुआत संसद में होती है, जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है, जबकि संविधान संशोधन के लिए अब तक 127 बिल लाए जा चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने जाना संविधान क्या है और संविधान कैसे बना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपने जीवन में भारत के संविधान को शामिल करने के लिए। जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जल्द ही भारत और भारतीयों के विकास के लिए नया और नए वीडियो लेके आने वाला हूं, जो आपके जीवन में मूलचूल परिवर्तन कर देगा। तब तक के लिए विदाई चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।